दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला के जादुई गाउन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला के साथ रहती थी। सिंड्रेला जब सिर्फ 6 महीने की थी, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद कल्याणी देवी ही उसकी माँ और पिता दोनों थी। कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला पर जान छिड़कती थी और सिंड्रेला भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बालों का रंग सुनहरा, रंग गोरा और आंखें तो बिल्कुल झील की तरह थी। घर चलाने के लिए और अपनी पोती का पेट पालने के लिए कल्याणी देवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कल्याणी देवी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अक्सर मन में एक ही बात सोचा करती थी, पोती जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, पता नहीं उसकी शादी मैं कब करवा पाऊंगी। गरीबी के कारण कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। हे माता रानी, मेरी बच्ची के लिए कोई पढ़ा लिखा और समझदार लड़का भेज दो, उसकी अच्छे घर में शादी करवा दो भगवान। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है और अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, आपको पता है हमारे पड़ोस वाली प्रिया है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। अभी तो वो मुझसे भी छोटी है और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे ताकि बच्चे जिंदगी भर खुश रह सके। दादी माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उन्हें क्यों माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है? बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तेरे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी है। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही पड़ता है बेटी। मुझसे शादी वादी की बात मत किया करो दादी माँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। सिंड्रेला को सोता हुआ देख कल्याणी देवी सोचती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इसको दुनियादारी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी बच्ची के लिए कोई राजकुमार को भेज दो माता रानी। इतना कहकर कल्याणी देवी भी सो जाती है। फिर अगले ही दिन शहर से एक करण नाम का लड़का गांव घूमने आता है। करण शहर में पला बढ़ा 25 साल का एक नौजवान लड़का था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने हमेशा से शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी ही देखी थी, इसलिए गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वो जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले कल्याणी देवी दिखती हैं। वो कल्याणी देवी से कहता है, नमस्ते दादी माँ। खुश रहो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। दादी माँ, मैं गांव घूमने आया हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए गांव घूमने आया हूँ। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, क्या आप मेरे रहने और खाने का इंतजाम करवा सकती हैं? ये लो, कैसी बात कर दी तुमने। तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमान भगवान समान होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरी पोती ही रहते हैं। तुम कुछ दिन रहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। कल्याणी देवी करण को अपने घर लाती हैं
घर आते ही करण की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। वो सिंड्रेला को देखते रह जाता है। फिर कल्याणी देवी कहती है, बेटा ये मेरी पोती है, इसका नाम सिंड्रेला है। ये 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। हर वक्त शरारत करते रहती है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने बेटा? अरे कुछ नहीं दादी माँ, चलिए आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। कल्याणी देवी करण को एक रूम दे देती हैं और उसे खाट पर बिठाकर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देती हैं। क्या यहाँ सभी मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं? तभी सिंड्रेला जवाब देती है, हाँ जी, और हाँ, यहाँ खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शहर की तरह यहाँ पर मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो मुझे गांव बहुत पसंद है। इसी तरह करण कल्याणी देवी के घर में ही रहने लगता है और सिंड्रेला उसे पूरा गांव घुमाती है। करण को सिंड्रेला का साथ बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सिंड्रेला को भी करण का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सकें। इसी तरह काफी समय बीत गया और करण की छुट्टियां खत्म हो गयी। सिंड्रेला, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में इतने दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं गांव आता रहूंगा। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। ऐसा कहकर सिंड्रेला थोड़ी उदास हो जाती है। करण कल्याणी देवी के पैर छूता है और सिंड्रेला को दुखी मन से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिंड्रेला शांत शांत रहने लगी थी। पहले वाली चंचल सिंड्रेला अब शांत रहा करती थी। एक दिन कल्याणी देवी सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम बदल कैसे गई? मेरी वो वाली सिंड्रेला कहाँ है जो हर वक्त शरारत करते रहती थी, बदमाशियाँ किया करती थी? दादी माँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, मैं भी बदल गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन कल्याणी देवी के घर एक लेटर आता है। सिंड्रेला बेटी, जरा इसे पढ़ना तो, पता नहीं हमें किसने चिट्ठी भेजी है। सिंड्रेला लेटर पढ़ती है। वो लेटर करण का था। उसमें लिखा था कि अगले सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आ रहा है। सिंड्रेला ये बात अपनी दादी माँ को बताती है। अब तो सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। फिर सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सिंड्रेला, ये 1 महीना मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा बारात लेकर आऊँगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन रहकर करण वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कल्याणी देवी को सिंड्रेला और करण के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से अनजान वो सिंड्रेला के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के सरपंच का बेटा सिंड्रेला की खूबसूरती का दीवाना था। उसको सिंड्रेला से प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था। इसलिए वो कल्याणी देवी से सिंड्रेला का हाथ मांगता है। कल्याणी देवी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
अरे वाह, मेरी पोती के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं अभी ये खुशी की बात सिंड्रेला को बता कर आती हूँ। कल्याणी देवी सिंड्रेला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सरपंच के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं दादी माँ, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर वो लड़कियों को छेड़ता था। कल्याणी देवी को लगता है कि सिंड्रेला शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हारी शादी सरपंच के बेटे से ही होगी और अगले हफ्ते ही होगी। इतना कहकर कल्याणी देवी चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो करण को चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में सिंड्रेला सब कुछ लिखती है और उसे डाकघर में दे आती है। जब उसकी चिट्ठी करण तक पहुंचती है तो करण भी परेशान हो जाता है और बिना समय गवाए तुरंत गांव पहुंच जाता है और सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मुझे लगता है हमें दादी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दादी माँ कुछ गलत न समझ जाए। करण, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम दादी माँ को समझाएंगे और मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर यकीन करेंगी। करण सरपंच के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसकी सारी बुरी आदतों को अपने मोबाइल के कैमरे में सबूत इकट्ठा करता है और सारे प्रूफ के साथ कल्याणी देवी से बात करने जाता है। दादी माँ, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं और सिंड्रेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंड्रेला सरपंच के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने? अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर सरपंच जी को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। फिर करण उन्हें सरपंच के बेटे की सारी करतूत अपने मोबाइल में दिखाता है। कल्याणी देवी ये देखने के बाद, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच जी बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता चला तो वो हम तीनों को गोली मार देंगे। हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे दादी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात करण, कल्याणी देवी और सिंड्रेला अपना सामान बांधकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरपंच के कुछ आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर देते हैं। हम तो और ज्यादा फंस गए। कल सुबह तक सरपंच को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी पोती को गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की थी। माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसके प्यार को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक जादुई गाउन प्रकट होता है। तभी उस गाउन से आवाज आती है, कल्याणी देवी, तुम चिंता मत करो। तुमने हमेशा माता रानी की पूजा की है। मुझे माता रानी ने ही भेजा है। मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सिंड्रेला, तुम मुझे पहन लो। उसके बाद तुम एक जादुई लड़की में बदल जाओगी। फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, वैसा ही होगा। फिर सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। गाउन के पहनते ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है और वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएं। सिंड्रेला के इतना कहते ही वो लोग उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और सरपंच का खतरा उन पर से टल जाता है। फिर वो तीनों जादुई गाउन की मदद से सही सलामत शहर पहुँच जाते हैं। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समझा।
बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी पोती को बहुत खुश रखोगे। जीवन भर मेरी पोती का साथ देना बेटा। हाँ दादी माँ। उसके बाद कल्याणी देवी करण और सिंड्रेला की शादी करवा देती हैं। फिर वो तीनों शहर में ही अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। जौनपुर नामक गांव में प्राची अपनी माँ नीता, पिता मनोज के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका परिवार काफी गरीब था। मनोज मजदूरी का काम करता था और मजदूरी करके उसे जितने भी पैसे मिलते उसी से मनोज का घर चलता था। प्राची अपने घर की आर्थिक स्थिति जानती थी, जिस वजह से उसने आज तक अपने माता पिता से फालतू की चीजें नहीं मांगी और कभी भी फालतू खर्च नहीं किए, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा से ही उसे अच्छे संस्कार दिए थे। प्राची स्वभाव से काफी अच्छी थी, जो कि अपने माता पिता के कहे हुए हर काम को करती थी। वो अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करती। एक दिन उसके घर में एक भिखारिन आती है और कहती है, बेटी कुछ खाने को दे दे, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। जब प्राची को उनकी आवाज सुनाई देती है, वो अपनी रसोई में जाकर देखती है कि खाना है या नहीं। फिर वो देखती है कि घर में सिर्फ उसी के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे वो सारा खाना उस भिखारिन को दे देती है। तेरा धन्यवाद बेटी, भगवान तुझे आशीर्वाद दे और तेरा भला हो। इसके बाद वो भिखारिन खाना खाकर खुशी खुशी चली जाती है। उन्होंने तो खाना खा लिया, पर अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, शाम को वैसे भी खाना बनेगा, तब खा लूंगी। उनका पेट भर जाना चाहिए और उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद भी दिया है। तो इसी तरह प्राची अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा करती थी और सभी लोगों की मदद करती थी और किसी तरह प्राची की जिंदगी गुजर रही थी। प्राची को भी और बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। वो भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसे न होने के कारण प्राची स्कूल भी नहीं जाती थी। और जब भी प्राची ये बात अपने माता या पिता को बताती, तो वो कहते, बेटी तू तो जानती है ना हमारे घर की स्थिति कैसी है। बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजारा हो रहा है। किसी तरह 2 समय का खाना खा रहे हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना मुझे पढ़ाई लिखाई करने का कितना शौक है। जानती हूँ मैं, लेकिन कहाँ से हम तेरे स्कूल के पैसे भरेंगे। काश हम भी थोड़े अमीर होते तो हम तुझे स्कूल भेज पाते, समय पर खाना तो खा पाते। अच्छा तो कोई बात नहीं माँ, ये सब सोचकर आप अपना मन उदास मत करो। क्या हुआ अगर मैं स्कूल नहीं जा सकी? माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज है क्या? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। हमारा तो नहीं, लेकिन भगवान करे तेरा जीवन खुशी खुशी बीते। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और अब वो इतने करीब हो चुके थे कि अब उन्हें खाना ही नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी प्राची को कभी भी भूखा पेट नहीं सोने देते। भले ही नीता और मनोज भूखे सो जाते, लेकिन वो प्राची को हमेशा पेट भरकर
खाना खिलाकर सुलाते। लेकिन एक दिन मनोज को अपनी तबीयत बहुत खराब लगती है, इसलिए वो अपने मालिक से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। अरे नीता, देखो जरा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे जरा दवाई दे दो। लेकिन दवाई तो खत्म हो गई है, आपको बाहर जाकर दवाई लानी पड़ेगी। लेकिन दवाई लाने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उसकी तो मैं कल सब्जी ले आया था। पापा, आप चिंता मत करिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैसे बेटा, मैं कैसे ठीक होऊंगा? जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा तब तक मैं कैसे ठीक होऊंगा बेटा? और उस दिन से मनोज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और अब तो अपने माता पिता के साथ साथ प्राची को भी भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता, क्योंकि अब उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और पैसे न होने के कारण एक दिन अचानक से मनोज की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती हैं, लेकिन अब क्या करती? उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना तो दवाई लाने के लिए और ना ही तो खाने के लिए। और जिस वजह से मनोज की मृत्यु हो गई, दोनों माँ बेटी रो पिट कर रह गई। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे। बेटी, अब घर में पैसे भी नहीं थे और ना तो दवाई थी जो कि मैं तेरे पिता को देती। अब हम भी क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। अब पता नहीं हम दोनों का गुजारा कैसे होगा। मनोज के गुजर जाने के बाद अब नीता बस यही सोच रही थी कि वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा कैसे करे। उनके पास बस एक छोटा सा घर था, जिसको नीता ने बेच दिया था, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ सके। और अब वो किराए के घर में रहने लगे। अपने पिता के गुजर जाने के बाद प्राची ने काम करने का ठान लिया और वो लकड़ी बेचने का काम करने लगी। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती और लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचने के लिए जाती, और उन्हें बेचकर जो भी पैसे आते उन्हीं से प्राची अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। प्राची नहीं चाहती थी कि वो इस उम्र में अपनी माँ से कोई भी काम कराए, इसलिए उसने खुद ही काम करने का ठान लिया। नीता अपनी बेटी के इस स्वभाव से बहुत खुश थी। आसपास की कई लड़कियाँ प्राची को बहुत ताने मारती कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब वो लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा कर रही है। लेकिन प्राची को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही होती है। लकड़ियाँ काट कर वो लौट रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से एक तेज रोशनी दिखती है। वो वहाँ पर जाती है कि तभी एक गाउन की दुनिया में पहुँच जाती है। गाउन की दुनिया में जाते ही प्राची को एक परी मिलती है, जो कि प्राची के पास आकर कहती है, हमारी मदद करो। लेकिन आपको क्या हुआ? बहुत साल पहले हमें एक बुरी परी ने श्राप दिया था ताकि हम मर जाएं और हमारी सारी शक्तियाँ बुरी परी को मिल जाए। यहाँ की रानी परी उस श्राप को हटा तो नहीं पाई, लेकिन उस श्राप को उन्होंने कम कर दिया। यहाँ की सारी परियां एक गाउन में बदल गयी
और रानी परी ने ये भी कहा था कि 100 साल बाद यहाँ पर कोई आएगा और वही हमें इस श्राप से मुक्त करेगा। और मुझे लगता है तुम ही हो जो हमें श्राप से मुक्त करोगी। तुम रानी परी के कमरे में जाओ और वहाँ रानी परी की जादुई छड़ी ले लेना और उससे तुम हमें ठीक कर सकती हो। ठीक है परी, मैं अभी वो जादुई छड़ी लेकर आती हूँ। जिसके बाद परी प्राची को बताती है कि रानी परी का कमरा कहाँ पर है। प्राची जाती है और रानी परी का जादुई छड़ी ले लेती है और फिर वो उस छड़ी से उस श्राप को हटा देती है और सभी पहले की तरह परियों में बदल जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें पहले जैसा कर दिया। पर तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे यहाँ का रास्ता किसी ने नहीं बताया। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और हम बहुत गरीब हैं और मैं लकड़ियाँ बेचकर ही अपने घर का गुजारा करती हूँ। मेरी एक माँ भी है, पर उनसे इस उम्र में काम करवाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने खुद ही काम करने का फैसला किया और आज मैं जब लकड़ियाँ लेने आई तो मुझे एक अलग सी रोशनी दिखाई दी और मैं आ गई। भगवान ने ही तुम्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर तुम उदास मत हो। ये लो जादुई गाउन, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम इससे अपने लिए एक अच्छा और बड़ा घर मांग सकती हो। तुम्हें फिर बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और तुम खुशी से रहोगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम सभी की मदद करती हो और उसी का फल मैं तुम्हें दे रही हूँ। आप मेरी मदद कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ, अब तुम जाओ और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करना। जिसके बाद प्राची जादुई गाउन लेकर घर पर लौट जाती है और वहाँ सारी परियां उस बुरी परी के पास जाती हैं और उस बुरी परी के पास जाकर कहती हैं, अब तुम्हारी शक्तियाँ हमारे सामने काम नहीं करेंगी। अरे, मेरा श्राप किसने तोड़ा? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरा श्राप तोड़ा? भले ही तुम शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान हमेशा अच्छाई की मदद करता है और जो तुमने हमारे साथ किया है, हम नहीं चाहते कि तुम वो किसी और के साथ करो। इसलिए हम तुम्हें कैद करने आए हैं। क्या कहा? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे कैद करे। जिसके बाद सारी परियां अपनी शक्तियों से मौका देखकर उस बुरी परी को कैद कर लेती हैं। तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था ना? लेकिन शायद तुम्हारा घमंड टूट चुका होगा। तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ होगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं अपना बदला लूंगी। हाँ, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे बदला लेती हो। कभी ना कभी तो मैं आजाद होऊंगी ना, तब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। जिसके बाद सारी परियां बुरी परी को नष्ट कर देती हैं और वो बुरी परी वहीं जलकर राख हो जाती है। ये बुरी परी का अंत उस अच्छी लड़की की वजह से ही हो पाया है। अगर आज वो ना होती तो शायद हम इस बुरी परी को नष्ट ना कर पाते। तुम जहाँ कहीं भी हो, हम तुम्हें फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं। और यहाँ प्राची घर जाकर अपनी माँ नीता को सारी बात बता देती है।
ये जानकर नीता भी बहुत खुश होती है। चलो, किसी ने तो हमारी मदद की। हाँ माँ, अब मुझे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं भी लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगी। इसके बाद प्राची उस जादुई गांव से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो चीज तुरंत ही उसके पास आ भी जाती है और वो भी फिर से उन परी को धन्यवाद करती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और उस दिन से वो दोनों उस जादुई गाउन के साथ खुशी से रहने लगती हैं।